ऐसी बहुत सी मर्डर मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई हैं, लेकिन इन सब केसेस में से एक केस ऐसा है जिसका सच जानने के लिए मैं सबसे ज्यादा डेस्परेट हूँ। 16 मई 2008 सुबह के 6 बजे नोएडा के सेक्टर 25 में आरुषि तलवर नाम की एक लड़की अपने ही घर में अपने ही रूम के बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उसके गले को किसी तेज चीज से चीर दिया गया था, लेकिन जिस बेड पर वो मरी पड़ी थी उस बेड की बेडशीट पर एक सिलवट तक नहीं आई थी। तो आखिर ये कैसे हुआ था? इस घटना से एक दिन पहले आरुषि तलवर अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ ये प्लानिंग कर रही थी कि वो अपना बर्थडे कैसे मनाएगी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि आरुषि खुद ही अपने बर्थडे पर शामिल नहीं हो पाएगी। तो आखिर क्या हुआ था उस 15 मई की रात को? क्या वो सुसाइड था या फिर मर्डर? और अगर ये मर्डर था तो आखिर कैसे कोई 13 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से मार सकता है? सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवीन एंड टुडे आवर केस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड आरुषि तलवर। आरुषि तलवर का जन्म 24 मई 1994 को नोएडा में हुआ था। और अगर हम आरुषि के डेली लाइफ की बात करें तो वो डेली सुबह अपने स्कूल के लिए निकल जाती थी और उसके पेरेंट्स नूपुर और राजेश तलवर जो कि डेंटिस्ट थे वो अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते थे और शाम को सब घर वापस आकर एक ही साथ खाना खाते। कोई भी इस फैमिली को देखकर यही कहता कि ये एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली है। वैसे तो आरुषि का बर्थडे 24 मई को आता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टी पड़ जाने की वजह से वो 16 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना डिसाइड करती है ताकि उसके सभी स्कूल फ्रेंड्स भी उसके बर्थडे में शामिल हो सके। लेकिन 16 मई 2008 को कुछ और ही होने वाला था। उस दिन भी डेली की तरह सुबह 6 बजे आरुषि के घर पर काम करने वाली मेड ने घंटी बजाई। एज यूजुअल वो दरवाजा हर रोज एक ही घंटी में खुल जाता था, लेकिन उस दिन 2 से 3 घंटियां बजने के बाद नूपुर तलवर उस दरवाजे को खोलती है। उस लकड़ी के दरवाजे को खोलकर नूपुर ने देखा कि एक जाली का दरवाजा भी है जो कि लॉक्ड है। इसलिए नूपुर ने बालकनी में जाकर चाबियां नीचे फेंक दी ताकि मेड, जिसका नाम भारती था, वो अंदर आ सके। भारती को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि हर रोज घंटी बजाने पर दरवाजा घर का नौकर हेमराज खोलता था, लेकिन उस दिन वो उस घर में शामिल ही नहीं था। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। भारती जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि आरुषि के फादर राजेश उस वक्त जागे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। भारती नूपुर से पूछती है कि राजेश क्यों रो रहे हैं, तो नूपुर आरुषि के कमरे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो हेमराज क्या करके यहाँ से भाग गया। भारती आरुषि के कमरे की तरफ जाती है और जैसे ही अंदर देखती है तो भारती का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, मानो उसको कोई सांप सूंघ गया हो, क्योंकि वो देखती है कि आरुषि तलवर अपने ही रूम के बिस्तर पर मरी पड़ी है। उसके गले पर चाकू के चीरने के निशान थे। भारती नूपुर से पूछती है कि क्या वो किसी को बुला ले, तो नूपुर उसको इजाजत दे देती है। भारती फौरन वहां से बाहर जाकर डॉक्टर और पड़ोसियों को बुला लेती है। तकरीबन 7:20 पर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और देखती है कि घर के लिविंग रूम में तलवर और उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। अब क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर आ जा चुके थे तो फिंगरप्रिंट्स और बाकी सबूत भी बेकार हो चुके थे। पुलिस कुछ सबूत ढूंढने के लिए पूरे घर की तलाशी लेने लगी कि तभी उनकी नजर टेरेस पर जाने वाली सीढ़ियों और टेरेस के दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ी, जिन पर खून के कुछ धब्बे थे। ये देखकर पुलिस ने ताले की चाबी मांगी, लेकिन राजेश तलवर पहले तो खुद को रूम में लॉक कर देते हैं और दोबारा चाबी मांगने पर राजेश पुलिस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि ये खून हेमराज ने किया है। तो पुलिस ने ऊपर जाने का फैसला बदल दिया और हेमराज को ढूंढने लगी। साथ ही पुलिस ने हेमराज पर 25,000 का इनाम भी रख दिया। अब एक तरफ नोएडा पुलिस नेपाल की तरफ रवाना हो गई, वहीं दूसरी तरफ आरुषि के माँ बाप अस्थियां बहाने हरिद्वार निकल गए। पुलिस की एक टीम अभी भी घर की जाँच कर रही थी। इसी बीच घर में एक रिटायर्ड ऑफिसर के गौतम आए, जिन्हें पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट कर जांच करने बुलाया था और उन्होंने नोएडा के उस घर में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने उस टेरेस के लॉक को तोड़ दिया और जो देखा उससे सारा शक हेमराज से उठकर आरुषि के पिता राजेश पर चला गया। पर उधर आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो दरअसल जैसे ही पुलिस उस टेरेस पर जाती है तो उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी दिखती है और उस डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी शिनाख्त करना लगभग इम्पॉसिबल था। खून से सनी हुई, गला कटा हुआ, शरीर पर गहरे जख्म के निशान,
कोई उस लाश को पहचानना तो दूर, उसको देखना भी नहीं चाहता था। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि इसी बॉडी को घसीटकर छत पर लाया गया था, इसलिए फटाफट राजेश और नूपुर को हरिद्वार से बुला लिया गया। और जब राजेश को उस लाश की शिनाख्त करने के लिए बोला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के थोड़ा जोर देने पर उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये हेमराज ही है। मतलब जिस हेमराज को कातिल समझकर पुलिस ढूंढ रही थी, उसी हेमराज की लाश छत पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस का सीधा सीधा शक राजेश और नूपुर पर गया, क्योंकि टेरेस की चाबी ना देना, सबूतों को छुपाना और लाश की शिनाख्त ना करना साफ साफ यही इशारा करता है कि आरुषि के कातिल उसके पेरेंट्स ही हैं। लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो उस रात हर रोज की तरह आरुषि ने अपने पेरेंट्स के साथ डिनर किया और खाना खाने के बाद आरुषि अपने रूम में चली गई और उसके पेरेंट्स अपने रूम में। फिर राजेश और नूपुर आरुषि के रूम में गए और उसको उसके बर्थडे गिफ्ट में एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। आरुषि उस कैमरे को देखकर बहुत खुश हो गई और खुशी में तस्वीरें क्लिक करने लगी। अकॉर्डिंग टू सीबीआई रिपोर्ट, उस कैमरे से आखिरी फोटो 10 बजे लिया गया था और 11 बजे उसके पेरेंट्स उसके रूम से निकल गए थे। और उसके बाद आरुषि अपनी नोवेल पढ़ रही थी। अपने रूम में आने के बाद राजेश नूपुर से कहते हैं कि मुझे लैपटॉप पर कुछ काम करना था, इसलिए वो आरुषि के रूम में जाकर वाईफाई राउटर को ऑन कर दे, और नूपुर वही करती है। उस रात आरुषि बर्थडे के एक्साइटमेंट में अपने दोस्तों से टेक्स्ट और कॉल्स पर बातें कर रही थी। सीबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरुषि का फोन रात 9:10 के बाद एक्टिव नहीं था, इसलिए रात 12:30 बजे उसके दोस्त अनमोल ने उनके लैंडलाइन पर कॉल किया, लेकिन वो कॉल किसी ने भी पिक नहीं किया। इसके बाद अनमोल ने आरुषि को टेक्स्ट भी भेजे, लेकिन वो टेक्स्ट भी कभी डिलीवर्ड नहीं हुए। राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनका जो लास्ट ईमेल सेंड हुआ था वो 11:57 PM पर था और इसके बाद वो सो गए थे। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3:45 AM पर आरुषि के रूम का वाईफाई राउटर बंद हुआ था। तो आखिर ऐसा कौन था जिसने उस राउटर को ऑफ किया था? आरुषि का रूम बाहर से लॉक रहता था और उसकी चाबी उसकी मदर नूपुर के पास रहती थी। इसके अलावा उस रूम को अंदर से बस आरुषि ही खोल सकती थी, लेकिन नूपुर बताती है कि उसे याद नहीं है कि उस रात उसने रूम को लॉक किया था या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि और हेमराज, इन दोनों की मौत रात 1 बजे के करीब हुई थी। तो ये इंसान जो इतनी रात वाईफाई राउटर को ऑफ करने गया था, उसने आरुषि की लाश को कैसे नहीं देखा? और शायद ये भी हो सकता है कि यही इंसान कातिल था, इसलिए सारा शक तलवर्स पर जा रहा था। लेकिन इन सब चीजों के बीच रात को एक और अजीब चीज हुई थी। रात 3 से 6 बजे के बीच राजेश के फोन से उसके भाई दिनेश को फोन किया गया। उसी वक्त दिनेश के फोन से उसके फ्रेंड सुशील को फोन किया गया और सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम को कॉल किया और गौतम के फोन से किसी अननोन नंबर पर कॉल किया गया और ये चीज लूप में 6 बार हुई। अब सोचने की बात है कि ये सब क्यों हो रहा था। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग राजेश ने हेमराज और आरुषि को कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ लिया था और गुस्से में आकर उन्होंने उन दोनों को मार डाला। और वो कॉल्स इसलिए की गई थी कि आरुषि के ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटीज का नामो निशान मिटा सके। इस थ्योरी के आधार पर 23 मई को पुलिस राजेश तलवर को अरेस्ट करती है, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से उनको आसानी से बेल भी मिल जाती है। और दूसरी थ्योरी जो सामने आती है कि राजेश तलवर का एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर था और आरुषि को जैसे ही ये बात पता चली, वो अपने पापा से नाराज हो गई और फिर उनको ब्लैकमेल भी करने लगी, जिससे गुस्से में आकर उन्होंने आरुषि की जान ले ली। लेकिन ये सब हेमराज ने भी देख लिया और उन्होंने उसको भी मार डाला। अब एक बात तो तय थी कि इस केस में हाथ तो किसी घर वाले का ही है। इसके बाद नवंबर 2013 को आरुषि के माँ बाप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबको ये लगने लगा कि उस 13 साल की बच्ची को जस्टिस मिल गया। लेकिन 2017 में आरुषि के माँ बाप को छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले थे और आज वो आजाद हैं। आरुषि के पेरेंट्स आज भी पुलिस को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को गलत किया और आज तक ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। खैर, आपको क्या लगता है कि कातिल कौन था? नीचे कमेंट सेक्शन पे बता दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 700 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से करवा दो यार। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मिलते हैं अगली वीडियो में।